जय हिंद। इतिहास के नए अध्याय में जिसका नाम है राइजिंग ऑफ मगधा यानी मगध का उत्कर्ष, इस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मगध जो ईसा पूर्व में मगध कहलाता था, बाद में इसका नाम बिहार हो गया। कब हुआ? बौद्धों के आगमन के बाद। जब बौद्ध धर्म भारत में आया, गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार के बाद इस जगह पर इतनी ज़्यादा संख्या में बौद्ध भिक्षु और बौद्ध अनुयायी आके रहने लगे कि रहने को बिहार कहते हैं। इस तरह से मगध का नाम बिहार हो गया। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मगध का इतना बड़ा ग्लोरीफाइड हिस्ट्री हुआ कैसे, हाउ द मगधा बिकम सो फेमस, इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ कि दुनिया के सारे लोग या हर महाजनपद के लोग इस पर अपना शासन करना चाहते थे, इसे अपनाना चाहते थे, यहाँ रहना चाहते थे, यहाँ अपना विस्तार करना चाहते थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, और मगध का उत्कर्ष हुआ तो उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ आकर के शामिल हुई, और अंत में किस शक्ति ने मगध का नाम, मगध का गौरव, मगध का प्राइड जो है पूरी दुनिया के सामने ला करके खड़ा किया। आप इस बात से परिचित होंगे कि मगध का सबसे प्रतापी जो राजा था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का, जिसने यूनिफाइड मगधा, यूनिफाइड भारत की जो एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया था, जो किसकी सोच थी? आचार्य चाणक्य यानी विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य की सोच थी। ये सवाल, ये वाला जो अध्याय है, ये एंशिएंट हिस्ट्री में एक मेजर सेक्शन कैटर करता है, और केवल एंशिएंट हिस्ट्री में ही नहीं, जीके के पोर्शन में भी इसके साथ साथ स्टेट पीसीएस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इससे कंसेप्चुअल और फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे इस बार बीपीएससी देने जा रहे हैं, 67th बीपीएससी, वो बच्चे इसको, इस टॉपिक को कई बार प्लेलिस्ट को आगे पीछे घुमा करके, मतलब इस वीडियो को आगे पीछे घुमा करके इसे नोट कर लेंगे, इसे लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे से वीडियो में गागर में सागर है। ठीक है, इसके पहले की प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो पूरे क्रमवार तरीके से चल रही, उसे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, और करंट अफेयर और मोटिवेशन की क्लासेस इस वीडियो में मिलेंगी। तो बिना देर किए हुए चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है राइजिंग ऑफ मगधा एंड द डायनेस्टीज और किंगडम हु जस्ट रूल्ड ओवर मगधा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे बच्चों लिखा है राइजिंग ऑफ मगधा यानी मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मैं इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा? राइजिंग ऑफ मगधा, राइजिंग ऑफ मगधा। बिफोर मूविंग ऑन द टॉपिक, मतलब टॉपिक में बढ़ने से पहले आज हम लोग ये जान लें कि हमारे भूगोल से हमारा इतिहास कैसे कनेक्टेड है। आप लोग इसे अलग अलग विधा जरूर मान के पढ़ते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें बिना भूगोल के मानचित्र के इसका हम डिस्क्रिप्शन में बता नहीं सकते थे, इसका विवरण नहीं दे सकते थे, तो हमने एक इसके मैप को बनाया। मैप ऑफ इंडिया में वो पोर्शन केवल लिए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर बच्चों, ये भारत का एक मैप है। यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यहाँ से जो है ये जो आप जानते हैं कि गंगोत्री से, जो ग्लेशियर से जो है कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती हैं। जब ये आती हैं बिहार के पास, तो ये बिहार से होते हुए, पटना से होते हुए, और अंत में इसकी दो शाखाएं बंगाल में, एक हुगली और बाद में जो है वो किस नाम से, वो गंगा नाम से आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अपने को मेन मसला ये समझना है कि मगध के लिए इतनी लड़ाई क्यों हुई, इतनी मारकाट क्यों हुई, ऐसा क्या रखा था मगध में। तो इस चित्र के माध्यम से समझिएगा कि मगध जो है एक तरफ से गंगा, एक तरफ से सोन, पुनपुन नदियों का एक घिराव था, एक बसाव था, जिसमें ऊपर से इधर से मगध में
जिसे मगध यानी बिहार जो कहते हैं, इसमें ऊपर से किसका था, हिमालय का सुरक्षा था। जो शिवालिक हिमालय की अंतिम जो श्रेणियां हैं वो बिहार के तटों को टच करते हुए जाती हैं, यूपी, बिहार और नेपाल को। शिवालिक से घिरा हुआ उत्तर से, और बाकी पीछे से पूरा, मतलब कि पश्चिम से और दक्षिण से ये किससे घिरा हुआ है, गंगा नदी से एक प्राचीर बना रही है, एक बड़ा गैप बना रही है गंगा नदी। और इधर से आप देखोगे तो ऊपर से जो है कई नदियां हैं जो इनकी गंगा की सहायक नदियां, जिसमें गंडक है, घाघरा है, कोसी है। तो ये सब नदियां एकदम प्राचीर बना रही हैं और इसे एक बड़े किले के रूप में तब्दील कर रही हैं, जहां पर विदेशी शत्रुओं का आना उतना आसान नहीं था। एक तो ये कारण था मगध के उत्कर्ष का, इसका भौगोलिक इनरिचमेंट, इसकी सेफ्टी का जो भौगोलिक मेजरमेंट था वो इतना तगड़ा था कि उत्तर से हिमालय और बाकी तीन ओर से गंगा और दूसरी नदियों से ये घिरा हुआ था। अभेद्य किले की तरह जो है यह जो है एक तरह से प्राचीर बना देता है। दूसरा जो रीजन था, गंगा इसके लिए एक तो ट्रांसपोर्ट का काम करती थी, या दूसरी ओर से गंगा इसके लिए जो है फिश और बाकी जो है भोजन का प्रबंध करती थी। इधर से बोटिंग करना था, ट्रांसपोर्ट करना इजी था, और साथ में क्या था, और साथ में बाकी जो सोन और फाल्गु और पुनपुन ये सब जो नदियां हैं, यहाँ पर गंगा के किनारे एक मैदान, एक उपजाऊ वो जो है मैदान बनाती थी। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि इसका सुरक्षा जो है वो मेंटेन हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट का। और तीसरी बात हो गया कि इन नदियों से जो लाई गई जो अलुवियल सॉयल थी, जो दोमट मिट्टी थी यानी जो जलोढ़ मिट्टी थी, इस मिट्टी ने यहाँ पर यहाँ की भूमि को बहुत ज़्यादा नरिष्ट बना दिया। तो यहाँ पर कोई भी फसल बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं थी। और इधर आगे चल के यहाँ के जंगलों में जो है वो, आगे आप जाएंगे तो ये छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार के जंगलों में से ढेर सारे खनिज संसाधन, वो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, हर तरह के खनिज संसाधन मिलते थे। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी जगह जो बिल्कुल डायमंड प्लेस बन गया था मगध। इसीलिए इसको लेकर के तमाम संघर्ष हुए और बाद में चल के मौर्य वंश ने यहाँ पर अपनी पताका लहराई। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि क्यों मगध का राइजिंग हुआ और क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आप देखेंगे तो कन्नौज के बाद आगरा, आगरा के बाद दिल्ली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एनालिटिकल वीडियो है। चलिए बाकी फैक्ट फाइल पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चों की बृहद्रथ जो था मगध, जब आप बात करते हो किसकी, जब आप बात करते हो पांडव और कौरवों, या कौरवों की बात करते हैं, कुरु, तो वहाँ पर बृहद्रथ वंश का शासन, अंत में जब कौरव पांडव की बात होती है तो बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसका राजा बृहद्रथ था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था, जरासंध था। जरासंध के बारे में आपने सुना और देखा होगा। तो इसकी हत्या कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर किसने कर दिया, भीम भाई ने कर दिया, भीम भैया ने कर दिया। इस तरह से इस वंश का नाश किया। लेकिन इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। क्या लिखा हुआ है, रिपुंजय इज द लास्ट किंग ऑफ द बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ था, बृहद्रथ के बाद जरासंध, जरासंध के बाद कौन था बच्चों, रिपुंजय था। इस वंश के अंतिम राजा की हत्या करके अगला कौन सा वंश आ जाता है, हर्यक वंश आ जाता है, हर्यक वंश। और हर्यक वंश के को कौन सा वंश कहते हैं, पितृहंता वंश कहते हैं। इसमें अपने पिताओं को मारने का एक ट्रेडिशन शुरू हो गया था जो लगभग 2-3 पीढ़ियों तक चला, इसलिए इस वंश को क्या कहते हैं, पितृहंसा यानी पैट्रिसाइडल। ठीक है, पितृहंता वंश कहते हैं। इसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसका श्रेणिक नाम भी है। 544 से 452 यानी 492 यानी 52 वर्षों तक बिंबिसार ने शासन किया था। बिंबिसार ने सबसे ज़्यादा वैवाहिक संबंधों, न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा है कि सबसे ज़्यादा वैवाहिक संबंधों से विस्तार किसने किया था, तो किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। इसने 3 जगह से विवाह किए थे। पहला जो विवाह था वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन चेलन्ना से किया था। दूसरा विवाह जो है कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से किया था। तो एक नाम आ जाएगा चेलन्ना, दूसरा नाम हो जाएगा महाकोशला जो कौशल नरेश की बहन थी, और तीसरा नाम आ जाएगा मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से किया था। तो कौन कौन से हो जाएगी,
लिच्छवी नरेश चेटक की बहन चेलन्ना से किया था, मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से किया था और महाकोशला देवी से किया था। ठीक है। इसने इसके अलावा अवंती के राजा चंड प्रद्योत को, जिसको पांडु रोग हो गया था, वहां पर राजवैद्य जीवक को भेजता है। अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, वहां पर राज्यवैद्य जीवक को भेजता है और उनका सफलतापूर्वक इलाज करा के उनका विश्वास प्राप्त कर लेता है। तो अवंती भी इनके अपने ही राजवंश जैसा हो गया, वहां पर कर वर वसूलने की इन्हें छूट मिली थी और साथ में काशी आदि जगहों से भी इनको अपना कर जाता था। तो इन तीनों जगहों पे जहाँ पे इनकी ससुराल थी, भाई ये जानते थे कि ज़्यादा बवाल पालने से कुछ होगा नहीं, तो ऐसा करते हैं कि विवाह कर देते हैं। पहले हड़काते थे कि ऐसा है, देखिए हमारे पास सेना होना तो जान ही रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी, हमारी ताकत को भी आप जानते हैं, या तो हमसे लड़ाई कर लीजिए या तो फिर अपनी पुत्री या अपनी बहन से हमारा विवाह कर दीजिए। तो लोग कहते थे भाई रहने दो, तुम ताकतवर हो, खामखा निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे, ऐसा है कि हम तुमसे अपनी बहन का, अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। तो इससे इनको फ़ायदा हुआ, रक्तपात से भी बच गए और साथ में ससुराल, जानते हैं ना ससुराल उसुराल से खूब बढ़ा चढ़ा के मिलता है, जितने विवाहिक लोग हैं वो जानते होंगे और अविवाहित भी सुने होंगे, और सेमी मैरिड वालों का तो वो भी जानते ही होंगे। ठीक है। तो इनको जो है हर जगह से भर भर के, बोलते हैं कि बैलगाड़ी भर भर के जो है सोने चांदी जवाहरात वो आय के रूप में मिलता था, राजस्व के रूप में इनके ससुराल से जाता था, किसके, बिंबिसार के। तो इस तरह से बिल्कुल निर्बाध रूप से जब अगल बगल ससुराल ही हो, अगल बगल जब ससुराल ही हो तो निर्बाध रूप से शासन का अपना काम चलाए और 52 वर्षों तक राज किया था। लिखा है मैंने 544 ईसा पूर्व से 452 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का शासन था। कई बार पूछा है परीक्षाओं में कि सर्वाधिक संबंध विस्तार के द्वारा किस हर्यक वंश के राजा ने राजकाज किया, तो वो था कौन, बिंबिसार था, 52 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद जो अगला जो राजा आएगा वो था अजातशत्रु, जो इसका लड़का था अजातशत्रु, और 452 से 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने शासन किया। अजातशत्रु पहला वो व्यक्ति था, इसने देखा कि हमारे जो बाबूजी हैं ये तो लंबा खींच रहे हैं, हम अधेड़ हो गए और ये बुढ़ऊ अपना जो है कुर्सी छोड़ नहीं रहे। तो एक दो बार हाथ पर जोड़ा कि अरे बाबूजी देखिए हमारी भी थोड़ा उम्र का लिहाज करिए, आपने तो बहुत राजकाज किया है। तो लेकिन नहीं समझ में आया तो बोला कि बुढ़ऊ को निपटाना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का सेंस क्या कि उन्होंने अपने क्या की, पिता की हत्या कर दी और हत्या करके फिर से बन गया कहाँ का, मगध का स्वामी बन गया। लेकिन जो हर्यक वंश का जो राजा, जो दूसरा राजा था जिसे आप क्या बोलते हो, अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने पिता की नीतियों के उलट जो है कूटनीतिक रणनीतिक तरीके से और विस्तारवादी नीति से अपना जो है विस्तार किया था। तो उसने अपने सारे मामाओं पर, आपने पढ़ा था ना कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी और उसके बाद चेटक की बहन जो लिच्छवी वहाँ पर और महाकोशला, इन जगहों पर इसने आक्रमण करने शुरू किए। बोला ऐसा है मामा जी कि आपके पास हमारे पिताजी का रखा हुआ सोना वोना बहुत रखा है, दे दीजिए कायदे से, नहीं तो फिर अब हम भुला जाएंगे कि आप हमारे मामा हैं। तो ये मामला प्रसेनजीत के साथ होता है। प्रसेनजीत ने कहा कि अरे ऐसी, एक तो तुम हमारे जो है बहनोई की हत्या कर दी हो, ऊपर से तुम बात करते हो, बेकार टाइप के आदमी हो। तो बोला कि उससे बात छोड़िए, चलिए युद्ध कर लेते हैं। तो ये आवेश में जा करके प्रसेनजीत से भिड़ जाता है लिच्छवी नरेश से और उन्होंने कायदे से इनको कूटा और कूटने के बाद इसकी हत्या का आदेश देते हैं। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लोगों ने समझाया कि है तो आपका क्या भांजा ही, इसे छोड़ दीजिए। तो उस तरह से संधि हो गई और बाद में अपनी पुत्री जो है वजीरा का विवाह कर देते हैं प्रसेनजीत, किससे, अजातशत्रु से। तो अजातशत्रु के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि अजातशत्रु पितृहंता वंश इसी ने शुरू किया था, पिता का हत्या करना। 400, ये 32 वर्षों तक शासन करता है। कितना वर्षों तक, 32 वर्षों तक। और ये शासन जो है 492 से 460 ईसा पूर्व तक चलता है। प्रसेनजीत से युद्ध किया और वजीरा से विवाह किया, ये मैंने आपको बता दिया। लिच्छवी वैशाली को भी इसने जीत लिया था, ये बात है अजातशत्रु में। तो इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा कि अजातशत्रु जो है इसके समय में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति ना, प्रथम अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कौन, कनिष्का। तो इसके समय में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके बाद उदयन आता है अंतिम, इस वंश का जो है अजातशत्रु का जो बेटा रहता है उदयन,
उदयन राजा बनता है, इसने भी वही ट्रेंड फॉलो किया। बोले पिताजी हम भी तो वैसे ही हो रहे हैं जैसे अपने दादाजी से बोला था, हम भी तो आप जो है हमारी उम्र बढ़ रही है, आप थोड़ा राजकाज हमें सौंप दीजिए। तो नहीं सौंपे तो इन्होंने अपने पिता को निपटा दिया। किसने? उदयन ने किसको मार दिया? अजातशत्रु की हत्या कर दी। वंश की परंपरा, कुल की परंपरा को कायम किया अपने पिता के नक्शे कदम पर। कहते हैं ना कि दुनिया में जैसा आप करते हैं सबसे पहले आपका रिफ्लेक्शन आपकी संतानें देती हैं। ये भूल गए थे अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या कर देता है। उदयन जो है 467 से 444 ईसा पूर्व तक राजा रहता है। उदयन के बारे में एक खास बात है कि उदयन ने अपनी राजधानी जो है वैशाली से कहाँ बना ली थी? पाटलिपुत्रा बना ली थी। इस तरह से हर्यक वंश का एक ग्लोरीफाइड शासन था। एक 52 साल, एक 32 साल बाद में उदयन ने भी शासन किया और पटना, जिसे आज पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र के नाम से गंगा नदी के किनारे पर बसा दिया था। तो ये जो है उसका योगदान रहा। हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश आता है बच्चों, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में कहते हैं कि एक शिशु की रक्षा जो है किसने किया था? नागों ने किया था। शिशु की रक्षा जो है नागों ने किया था, इसीलिए इस वंश का नाम क्या हो गया बच्चों? शिशुनाग वंश हो गया। मैं ऐसे बना देता हूँ साफ, ताकि आप जो है आपके जहन में ये बात रहे कि इसका नाम इसलिए शिशुनाग पड़ा क्योंकि शिशु की जो रक्षा थी वो किसने किया था? नागों ने किया था, इसीलिए शिशुनाग वंश कहते हैं। इस वंश का संस्थापक स्वयं शिशुनाग था। बाद में बड़ा होता है, इसने राजधानी वैशाली को बनाया और इसने जो है शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी राजा यही था। इसके समय में क्या हुआ था? इसके बाद जो सबसे प्रतापी राजा था वो कालाशोक था। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इसको करने वाला जो इसके पुरोहित थे वो सुब्बुकामी थे। कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश का दूसरा प्रतापी राजा था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। इसी द्वितीय बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म है दो भागों में बढ़ जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है, एक है स्थविर और दूसरा है महासंदिग्ध। इन दो भागों में बढ़ गया था। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का विभाजन वैसे किन तरह से होता है? हीनयान और महायान में होता है। लेकिन स्थविर और महासंघिक विभाजन कब होता है? तो आप बोलोगे कि सर ऐसा है कि ये होता है द्वितीय बौद्ध संगति में, अजातशत्रु के बाद जब कालाशोक के समय में जब मीटिंग होती है। अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसकी हत्या करके एक नए राजा जो किसी का सामंत हुआ करता था, जिसे महापद्म नंद कहते हैं, इसने नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की और इसका नाम, कई नाम है, कहते हैं, बोलते हैं द्वितीय परशुराम था क्योंकि इसने कई बार जो है वो जो है क्षत्रियों की हत्या किया, इसलिए इसे महाक्षत्रांतक भी कहते हैं। तो महापद्म नंद कह लीजिए, महाक्षत्रांतक कह लीजिए, द्वितीय परशुराम कह लीजिए, किसके उपनाम है? ये नंदवंश के संस्थापक के उपनाम है। और इसके 8 पुत्रों ने लगभग 100 वर्ष तक शासन किया, ऐसा कई जगह उल्लेख मिलता है। इसमें से इसका जो 8वां पुत्र था घनानंद, वो कैसा था? कपूत था। एक कहावत कही गई है ना, पूत कपूत तो काधन संचय और पूत सपूत तो काधन संचय। यानी अगर आपका बेटा लायक है तो आपको धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नालायक है तो इकट्ठा करेंगे तो ऐसे भी कोई उसका मतलब नहीं है। तो ये कपूत थे और अपने पिता जो के द्वारा बनाया गया एक ग्लोरीफाइड साम्राज्य को इसने जो है अपने दम्भ, अपनी विलासिता, अपनी मगरूरता और अपनी क्रूरता के चलते गवा दिया। हुआ क्या था कि तक्षशिला देखिए मैप में यहाँ पर है, तो तक्षशिला के एक गुरु थे। आपको मैंने उसमें महाजनपद में पढ़ाया था कि तक्षशिला के कहाँ पे है। तक्षशिला के एक गुरु थे आचार्य चाणक्य, यहाँ के प्रकांड विद्वान थे। जब ये इससे आते हैं ये बताने के लिए, घनानंद की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब इसको बताने के लिए आते हैं कि कोई विदेशी आक्रमण हो रहा है, थोड़ा होशियार हो जाए, तो उसने जो है उनका अपमान किया, आचार्य चाणक्य का अपमान किया और कहा कि हे मूर्ख ब्राह्मण, लगता है तुम किसी लोभ में आए हो, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए तो बता दो। पूरा दारू पी के मस्त था, ऐसा बताते हैं, टीवी सीरियल में दिखाते हैं, लेकिन बुक बताती हैं कि वो
निरंकुश और क्रूर और जो है भोग विलास में रहने वाला राजा था। कौन? घनानंद। उसने आचार्य चाणक्य की जो है चुटिया पकड़ के घुमाई और घुमाने के बाद कहते हैं उस पर द्रव्य गिराए, सोने चांदी गिराया, बोले कि इसको बटोरो, लेके भागते बनो तो बहुत मारेंगे। आचार्य चाणक्य को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने खुली हुई जो है बालों से ये सौगंध लिया कि हे राजन, अगर जब तक मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं कर देता और इस सिंहासन पर किसी योग्य व्यक्ति को नहीं बैठा देता, तब तक मैं इन बालों को नहीं बांधने वाला हूँ। ये प्रतिज्ञा लेते हुए भारी मन से जाते हैं। रास्ते में जाते समय आचार्य चाणक्य को कुछ बच्चे जो है, चरवाहों के बच्चे, ऊंचे भीटे पर बैठ कर, भीटा जानते हैं ना, जहाँ पे जो टीला होता है मिट्टी का, वहाँ पे बैठ के खेल खेल रहे थे, जिसे क्या बोलते हैं? राजकीलकम। कई बार परीक्षाओं में, आयोग की परीक्षाओं में और दारोगा आदि में पूछा है कि राजकीलकम खेल का संबंध क्या है। तो ये जो इस चंद्रगुप्त मौर्य से था, तो वो खेल रहा था और राजा जैसा तन कर बैठा हुआ था एक 12-13 साल का लड़का, और उसे आड़ में देख रहे होते हैं चाणक्य उसकी सारी गतिविधियों का। वह राजा जैसा आदेश देता, राजा जैसा न्याय दिखाता और उसकी आंखों में राजा जैसे तेवर थे। यह देख करके चाणक्य ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और कहा, हे चाणक्य, तुम्हें तो तुम्हारा टारगेट मिल गया है। तो उससे पूछते हैं, बच्चे तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि यहीं समीप के वन में रहते हैं। तो ले जाता है उसके माता पिता के पास। कहते हैं कि इसका पिता जो था वो सौतेला था, और उससे चाणक्य ने पूछा कि इस बच्चे का क्या मोल लोगे? मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, शिक्षा दीक्षा देना चाहता हूँ। वो लोभी था, उसने 1000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। आचार्य चाणक्य ने किसी तरह से 1000 स्वर्ण मुद्राओं का व्यवस्था किया, उसकी अलग कहानी है, और उसे मोल करके ले गए। कहाँ पर? तक्षशिला ले गए। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। वही बालक जो चरवाहा था। कहते हैं ना कि जब पारस पत्थर मिल जाता है तो सोना बन जाती हैं चीज़ें छूते ही, तो चाणक्य वो पारस पत्थर थे। दुनिया के बेहतरीन पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स में थे चाणक्य एक थे, और वो चंद्रगुप्त को लेकर जाते हैं तक्षशिला में, और वहाँ पर अपने जो गुरुओं की पूरी टीम थी, घनघोर जंगल में इसकी कठिन से कठिन जो है ट्रेनिंग शुरू करा देते हैं। बालक चाणक्य शुरू में घबराया, शुरू में दुखी हुआ, परेशान हुआ, भागने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने उसको ये आभास करा दिया कि तुम्हें हम अखंड भारत का चक्रवर्ती राजा बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। अपने हिसाब से धीरे धीरे मोल्ड किया आचार्य चाणक्य ने, और वही बालक जब युवा होता है 5-6-7 साल बाद, तो वो शस्त्र शास्त्र विद्या में निपुण था, कूटनीति के मामलों में परम ज्ञाता हो गया था, और उसकी मदद से फिर उसने नंदों पर आक्रमण किया और घनानंद की हत्या कर दी, और हत्या करके भारत में नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव रखे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि घनानंद सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर जो यूनान का रहने वाला विदेशी आक्रमणकारी था, इसने जब भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, उस समय उनका समकालीन राजा यानी कौन था? घनानंद था। उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से किया था, और इस तरह से अखंड भारत को स्थापित करने वाला पहला राजा कौन था बच्चों? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके प्रधानमंत्री कौन बने? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य लगभग 3 पीढ़ियों तक अपना जो है वो मौर्य वंश की सुरक्षा, संरक्षा और उसका जो है दायित्व का निर्वहन करते रहे। तो इस तरह से, और इसके आगे हम मौर्य वंश में पूरी कहानी बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ठीक है, उसके बाद उनके लास्ट के जो उत्तराधिकारी होते हैं, कुणाल संप्रति आदि के बारे में, और बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। लेकिन ये जो आज का वीडियो है, ये आपके लिए कई मामलों में बहुत ही लाभदायी होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले करके इसको, वीडियो को 2-3 बार कम से कम देख लीजिएगा, और देख करके एक बार नोट्स बना लीजिए। मेरा दावा है कि यहाँ से आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे बरकेंगे नहीं। तो जो बच्चे सुपर टेट के लिए लगे हुए हैं, या जो बच्चे बीपीएससी दे रहे हैं, साथ ही साथ में स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस जो दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो मेरी सलाह को मानिए, और वीडियो पसंद आएगा तो इसे सब्सक्राइब सबसे पहले करिएगा, और अपने जानने वाले दोस्तों में से शेयर करिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। लगे रहिए इसी तरह से बुलंद हौसले के साथ। एक अच्छे आचार्य, एक अच्छे शिक्षक का मिलना सौभाग्य होता है, और एक अच्छे शिष्य का मिलना भी शिक्षक के लिए सौभाग्य होता है, जैसा कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का मिलना था। तो
कोशिश ये रहेगी कि हमारे तमाम विद्यार्थी जो ये मुझे पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो अपने को साधने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ेंगे। बुलंद हौसले के साथ तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।